डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जी स्टॉक टेक आफ्टर ईयर एंड। साल गुजरने के बाद अगर हम स्टॉक टेक करें तो उसमें क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं। फ़र्ज़ करें जी ये आपकी कंपनी है, ये आपकी फैक्ट्री है या स्टोर रूम है जहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है जो आपने काउंट करना है। और आपका ईयर एंड था, इसको हम देख लेते हैं जी, आपका ईयर एंड था 31 दिसंबर 2019 और आपने स्टॉक काउंट किया 10 जनवरी 2020। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है जी। 10 दिन का गैप है, देयर इज अ गैप ऑफ 10 डेज। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में SOFP में जो स्टॉक की वैल्यू चाहिए वो 31 दिसंबर वाली चाहिए, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साल के एंड पे जो वैल्यू लिखनी होती है वो हमें चाहिए, जो हमें पता नहीं है। हम लेट पहुंचे, 10 दिन लेट पहुंचे और स्टॉक की हमने वैल्यू पता की, काउंट की, फिजिकल काउंट की हमने वैल्यू पता की, वो फर्ज करें जी 1 लाख रुपया है, ठीक है। 1 लाख रुपया हमने काउंट की वैल्यू पता कर ली, वैल्यू ऑफ स्टॉक, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक भी कह सकते हैं। ये कैसे पता की? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हमने FIFO के थ्रू कैलकुलेशन की होगी, दूसरा तरीका ये है कि हमने EFCO के थ्रू कैलकुलेशन की होगी। परपेचुअल सिस्टम, हमने परपेचुअल सिस्टम की बात इस वक्त नहीं करनी क्योंकि परपेचुअल सिस्टम होता है कंप्यूटराइज सिस्टम, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम की। पीरियोडिक सिस्टम के तहत FIFO भी अप्लाई हो सकता है और EFCO भी अप्लाई हो सकता है। हमने पीरियोडिक सिस्टम के तहत FIFO अप्लाई करके क्लोजिंग यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके रेट के साथ, इसी तरह से EFCO या जिसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं, अप्लाई करके हमने आंसर निकाला और हमारा आंसर आया 1 लाख। ऐसा भी हो सकता है कि हमने देखा हो कि 1000 यूनिट पड़े हैं इंटू 100 तो आ गया आपका हमारा आंसर 1 लाख। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने यूनिट को किसी और वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर दिया। बहरहाल जो भी है, जिस तरीके से भी है, हमारा पास आंसर आ गया 1 लाख रुपया। पिछली स्टोरी आपको पता है कि क्या चली होगी। ओके, अब यहाँ पे जो मसला है वो क्या है, ये वाली वैल्यू जो 1 लाख रुपये हमें पता लगी 10 जनवरी को, ये वैल्यू हम 31 दिसंबर की वैल्यू के तौर पे अज्यूम करके SOFP में नहीं लिख सकते। हमें SOFP में चाहिए 31 दिसंबर के दिन वाली वैल्यू, और 10 दिन का जो गैप आ रहा है इस गैप को हमने रिवर्स करना है, हमने वापस जाना है। वापस जाने का मतलब ये है कि हमने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। रिवर्स का मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारे पास फर्ज करें स्टॉक पड़ा है किसी डेट पे, ठीक है जी, कोई भी डेट अज्यूम कर लेते हैं 10 मार्च, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जब भी हम परचेजेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि परचेजेस स्टॉक में ऐड होती हैं, और जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं इसका मतलब ये है कि सेल हमारे स्टॉक को कम करती हैं। स्टॉक में इजाफा होता है परचेजेस की वजह से और कमी होती है सेल की वजह से, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ये सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, याद रखनी है। कैसे वाला? फर्ज करिए आपके पास 100 यूनिट्स पड़े थे, आपने 1000 परचेज किए तो आपके पास हो गए टोटल 1100 यूनिट। आपने 950 सेल कर दिए तो वो आपके पास अवेलेबल जो स्टॉक होने चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स होने चाहिए वो 150 होने चाहिए, ठीक है जी। ये है प्रीवियस डेट 10 मार्च का स्टॉक, और ये हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, ये 20 मार्च का स्टॉक है। 10 मार्च के स्टॉक से 20 मार्च के स्टॉक की तरफ अगर जब हम आ रहे हैं तो परचेजेस हमारे स्टॉक को इजाफा करता है और सेल की वजह से हमारा स्टॉक कम हो जाता है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। लेकिन जब हम उल्टा सफ़र करेंगे, मतलब 20 मार्च से हमने 10 मार्च की तरफ जाना है, बाद वाली डेट से पहले वाली डेट की तरफ जाना है, तो याद रखिएगा 150 में ऊपर जाते वक्त अगर हमें ये वाली वैल्यू फर्ज करें अननोन है तो ऊपर जाते वक्त हमें 950 को 150 में ऐड करना है और परचेजेस को माइनस करना है। मतलब अगर देखें आप 150 प्लस 950 जाके हो जाएगा 1100, और उसमें से 1000 माइनस करेंगे तो जाके हो जाएगा 100, ठीक है जी। नीचे से ऊपर जाते वक्त उल्टा काम हो रहा है, जो सेल माइनस होनी थी वो प्लस हो रही हैं और जो परचेज प्लस हो रही थी वो माइनस हो रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि जब आप 10 जनवरी से वापस 31 दिसंबर में आएंगे तो इस पीरियड के दौरान दो काम हुए हैं, एक हुआ है सेल और एक हुई है परचेज। सेल ने आपके स्टॉक को कम कर दिया कि फर्ज करें 31 दिसंबर को आपके पास एक स्टॉक पड़ा था, चीज़ें बेची होंगी, चीज़ें बेचने की वजह से आपका 10 जनवरी का स्टॉक कम हो गया। तो अगर आपने 31 दिसंबर में स्टॉक की तरफ जाना है तो आपको सेल को ऐड करना होगा। इसी तरह से 31 दिसंबर को आपके पास स्टॉक पड़ा था, आपने कुछ परचेज किया होगा, तो जब परचेज किया उसके बाद काउंट कर लिया तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया। परचेजेस ने हमारे 31 दिसंबर वाले स्टॉक को इंक्रीज करके शो किया। जब हम वापस जाएंगे 31 दिसंबर की तरफ तो हमें परचेजेस को माइनस करना है, ठीक है जी। ये बात अपनी इस तरह से याद रखनी है कि भाई जब हम बैकवर्ड जाते हैं 20 मार्च से 10 मार्च की तरफ जाएंगे तो हम हमेशा सेल को ऐड करेंगे और परचेजेस को माइनस करेंगे। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा, इसी तरह से सेल के साथ सेल रिटर्न भी आ सकती है और परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी आ सकती है। तो इसका उल्टा काम हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर दें, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दें। नेट परचेजेस मतलब इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद नेट
सेल लिख लें और इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद नेट परचेज लिख लें और वो अल्टीमेटली हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा मेन इशू है इस वक्त कि 10 जनवरी के स्टॉक से 31 दिसंबर वाले स्टॉक की तरफ हमने कैसे जाना है, हमारा मेन इशू ये है, वो हमने क्लियर कर लेना है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें हमें जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से अगर हम सेल्स की फिगर ले लें, फर्ज करें जी सेल है हमारे पास 1 लाख और सेल रिटर्न है हमारे पास फर्ज करो जी 10,000, परचेजेज हैं जी हमारे पास 50,000 और परचेज रिटर्न है जी हमारे पास 6,000। तो हम लिखेंगे जी स्टॉक कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 10 जनवरी 2020 100,000। इसमें ऐड करेंगे क्या, नेट सेल्स और लेस करेंगे नेट परचेजेस। इसकी हम एक वर्किंग बना लेंगे और इसकी भी हम वर्किंग बना लेंगे। वर्किंग कर लेंगे तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 नेट सेल्स कैसे निकालेंगे जी, हम पहले देखेंगे जी टोटल सेल्स कितनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी। टोटल सेल है 1 लाख और सेल रिटर्न है 10,000। टोटल सेल है जी हमारे पास 1 लाख, इसमें लेस कर देंगे जी सेल रिटर्न 10,000 की, तो हमारे पास नेट सेल आ जाएंगी 90,000 की। ठीक है जी, ये नेट सेल आ गई हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है, याद रखिएगा आपको क्वेश्चन में जो सेल्स गिवन होती हैं वो हमेशा इनवॉइस वैल्यू पे होती हैं। किस वैल्यू पे होती हैं, इनवॉइस वैल्यू पे होती है। ये बात हमेशा याद रखनी है। इनवॉइस वैल्यू बेसिकली होती क्या है, इनवॉइस वैल्यू होती है वो वैल्यू जिसमें कॉस्ट में आपने प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके कस्टमर को बेचना होता है। मतलब आपके पास एक चीज़ 700 रुपये की है, आपने उसमें अपना 300 रुपये प्रॉफिट डाला और आपने वो आगे कस्टमर को 1000 रुपये की बेचनी है, तो डैट इज़ इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, इसको हम अपनी इनवॉइस वैल्यू कहते हैं। हमने कस्टमर को 1000 रुपये की बेचनी है तो उसमें 300 रुपये का प्रॉफिट शामिल है। लेकिन जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में तो कॉस्ट आती है ना हमेशा, उसमें हमने कॉस्ट वाला एलिमेंट देखना होता है, इनवॉइस वैल्यू वाला एलिमेंट नहीं देखना होता। तो अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई फिगर दी हुई है जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है तो उसको हम निकाल देंगे। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में वो बताते कि इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है, तो हम 90,000 का 10% लेंगे, 9,000 आ जाएगा, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स एट कॉस्ट आ जाएगी 81,000। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रॉस प्रॉफिट वाला, कि सेल की जब भी फिगर आएगी उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट की वैल्यू चाहिए। हम जब परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री बनाते हैं हमेशा कॉस्ट पे बनाते हैं। ठीक है जी, जब पीरियोडिक सिस्टम में भी हो हमने कॉस्ट ऑफ सेल जब निकालनी होती है तो हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे लेते हैं, सेल वैल्यू पे नहीं लेते। ये बार बार आपने इसी तरह से बात क्लियर करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारी नेट सेल की जो वर्किंग आ गई है वो आई है जी 81,000, इसको हम ऐड कर देंगे। अब वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 थी नेट परचेजेस की, वो बड़ी आसान है। मतलब टोटल परचेजेस इस 10 दिनों के दौरान कितनी हुई हैं, इस 10 दिनों के दौरान टोटल परचेज हुई 50,000 की और रिटर्न हुई है 6,000 की। तो नेट परचेजेस कैसे कैलकुलेट होंगी, परचेजेस है 50 लेस परचेज रिटर्न है जी 6,000 की, तो नेट परचेजेस बनती हैं जी 44,000 की। सिंपल ये फिगर। अब ये ऑलरेडी कॉस्ट पे होती हैं, इसके लिए कॉस्ट दोबारा निकालनी नहीं होती, ये कॉस्ट पे ही होती हैं, ये सीधी सीधी लिखी रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस होगी, ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। अब इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। 1 लाख मतलब 10 जनवरी को हमारे पास स्टॉक था 1 लाख, इस बीच में सेल आई और परचेजेस आई, सेल को कर लिया जमा, परचेज को कर लिया माइनस। लेकिन बस याद रखना कि सेल्स की आपने हमेशा कॉस्ट लेनी है, परचेज हमेशा कॉस्ट पे होती है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1 लाख प्लस 81,000 माइनस 44,000, तो 137,000 हमारी आगे कॉस्ट। इसको हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ स्टॉक एट 31 दिसंबर 2019। ये हमारा मेन इशू था, यही हमने निकालना था आंसर कि हमें 31 दिसंबर 2019 को स्टॉक की वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए। वो हमने फाइंड कर लिया जो 137,000। अच्छा, अब हमने सही आंसर निकाला है या गलत आंसर निकाला है, इसको हम समझ लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं सवाल को। सवाल को उल्टा इस तरह से करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ था 31 दिसंबर को 1,37,000 का। ये हमारा आंसर 1,37,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था 31 दिसंबर वाले दिन। 31 दिसंबर वाले दिन हमने की परचेजेस, या 31 दिसंबर के बाद हमने परचेजेस की कितने की, 50 की परचेजेस की, 6 की, 50 की चीज़ें हमने मज़ीद ली, लेकिन उसमें से 6 की चीज़ें हमने रिटर्न कर दी। तो नेट परचेजेस से हमारा स्टॉक बढ़ गया। नेट परचेजेस में मतलब हमारा स्टॉक जो इतना पड़ा था उसमें 44,000 का और इजाफा हो गया। तो 137 में 44,000 का जब इजाफा हुआ तो हमारा स्टॉक बढ़ गया प्लस 44,000, 181 का स्टॉक हो गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। फिर उसी दौरान कस्टमर आए, कस्टमर को हमने चीज़ें बेची, कस्टमर को हमने चीज़ें बेची 90,000 की। 1 लाख रुपए की चीज़ें बेची, 10,000 की वापस आ गई। 1 लाख रुपए की चीज़ें बेच ली, 10,000 रुपये की वापस आ गई। लेकिन याद रखिएगा ये जो 1,81,000 आपने फाइंड किया है ये कॉस्ट है, और ये जो 1 लाख रुपए की आपने वैल्यू रिकॉर्ड की है ये इनवॉइस वैल्यू है। और जब चीज़ें वापस आई वो भी इनवॉइस वैल्यू पे आई। तो नेट आपने जो चीज़ें बेची हैं 1 लाख और 1 लाख में से 10,000 वापस करने के बाद तो 90,000 की बेची हैं। लेकिन वंस अगेन ये इनवॉइस वैल्यू है।
अगर इसमें से प्रॉफिट का एलिमेंट निकाल दें, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल अगर हम देखें, सादा अल्फाज में जो 90,000 की चीज़ें बेची उनकी कॉस्ट क्या आई है, अगर वो देखें तो वो बनती है 81,000। ठीक है जी, 81,000 बनती है। तो 1,81,000 में से 81,000 निकाल दें, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया है अब वो 1 लाख का बच गया होगा। हमारे को दोबारा सुन लें, ओपनिंग स्टॉक था 137, 44 की नेट परचेजेस हुई, जमा होने के बाद हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल था 181। उसी दौरान हमने चीज़ें बेची जिसकी कॉस्ट थी 81,000, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10 जनवरी वाले दिन 1 लाख पड़ा हुआ था। तो आप ज़रा देखिए 10 जनवरी वाले दिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख आ रही है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से समझा दिया है कि हमारा जो आंसर है उससे कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है।